फकरी नगर के किनारे पर एक ऐसा परसरार जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होते डरती थी। मोटू और पटलू समोसों की खुशबू का पीछा करते हुए इस घनी धुंध में बुरी तरह गुम हो गए। दरख्तों की टेढ़ी मेढ़ी टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे वो उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैला रही हों। मोटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पटलू रास्ता ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि उनके अपने कदमों की चाप भी किसी खौफनाक चीख जैसी लग रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से सैकड़ों चमकती हुई आंखें एक साथ अंधेरे में नमूदार हुईं। मोटू ने एक लंबी चीख मारी और डर के मारे उछलकर पटलू की गोद में सवार हो गया। पटलू के हाथ से नक्शा गिर गया और वो दोनों खौफ के मारे बुत बनकर वहीं खड़े रह गए। हवा में अजीबोगरीब सरगोशियां गूंजने लगी जिनसे पूरे जंगल में एक नई दहशत छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बला उनके बिल्कुल करीब खड़ी खामोशी से उन्हें देख रही हो। भागते हुए मोटू का पांव एक पुरानी जड़ से टकराया और वो पीछे की तरफ जोर से गिरने लगा। इत्तेफाक से वो एक पुराने और अजीमो शान पथरीले तख्त पर जाकर बिल्कुल सीधा और तवाजुन से बैठ गया। ये तख्त जंगल के बीचों बीच एक ऊंची जगह पर बना हुआ था जो देखने में बहुत परसरार लग रहा था। जैसे ही मोटू इस पर बैठा, पूरे जंगल में एक जोरदार गूंजदार धमाके जैसी आवाज पैदा हुई। पटलू ने हैरत से देखा कि जैसे ही मोटू वहां बैठा, सारी चमकती आंखें अकीदत से झुक गईं। अंधेरे से खूनख्वार भेड़िए, भारी भरकम रीछ और खौफनाक उल्लू बाहर निकले और मोटू के सामने झुक गए। वो सब एक अजीब सी धुन गुनगुनाने लगे जैसे वो अपने सदियों पुराने राजा का इस्तकबाल कर रहे हों। मोटू ने डरते डरते पटलू की तरफ देखा जो खुद भी ये सब देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। इन जानवरों की आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि अपने नए राजा के लिए गहरी अकीदत थी। मोटू को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भागे या इस शाही इस्तकबाल का भरपूर लुत्फ उठाए। एक बहुत बड़ा और ताकतवर गोरिल्ला आगे बढ़ा और उसने एक भारी पथरीला ताज मोटू के सर पर रख दिया। इस ताज का वजन इतना ज्यादा था कि मोटू की गर्दन एकदम बोझ से नीचे की तरफ बुरी तरह दब गई। ताज में लगे चमकते हुए जवाहरात ने मोटू के गोल मटोल चेहरे को रंग बिरंगी रोशनियों से भर दिया था। पटलू ने करीब आकर इस ताज को चेक किया जो वाकई किसी कदीम और परसरार तहजीब का शाहकार लग रहा था। अब मोटू बाकायदा तौर पर इस डरावने जंगल का नया राजा बन चुका था और उसका हुक्म चलना था। अचानक एक छोटा सा बंदर रोता हुआ तख्त के करीब आया और उसने अपने खाली हाथ मोटू की तरफ फैलाए। उसने एक खाली टोकरी की तरफ इशारा किया जो शायद उसके पूरे कबीले के खाने के लिए रखी गई थी। बंदर के आंसू देखकर मोटू का दिल पिघल गया और उसे एहसास हुआ कि राजा बनना सिर्फ ताज पहनना नहीं है। पटलू ने गौर किया कि जंगल के तमाम जानवर भूखे लग रहे हैं और उनके चेहरों की शदीद उदासी है। ऐसा लग रहा था कि कोई उन जानवरों का सारा खाना जबरदस्ती छीनकर कहीं दूर ले जा चुका है। दूर एक ऊंची चट्टान पर अचानक एक देव हैकल और खौफनाक काला साया लहराता हुआ सबको नजर आया। इस साए के नमूदार होते ही जंगल के तमाम बहादुर जानवर डर के मारे थर-थर कांपने और छिपने लगे। इस साए ने एक ऐसी भयानक दहाड़ मारी कि पूरे जंगल के दरख्तों के पत्ते झड़ने और जमीन हिलने लगी। मोटू का ताज उसके सर से फिसलकर आंखों पर आ गया और वो डर के मारे तख्त के नीचे छिप गया। पटलू ने अपनी ऐनक ठीक की और उस साए की हरकत को बहुत गौर से देखने और समझने लगा। पटलू ने तख्त के करीब बने हुए कुछ बहुत बड़े और अजीबोगरीब पैरों के निशानात का मुआयना शुरू किया। उसे उन निशानात में कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि वो किसी असली भूत के नहीं बल्कि किसी बनावटी चीज़ के लग रहे थे। मोटू ने तख्त के पीछे से सर बाहर निकाला और पटलू से पूछा कि क्या ये वाकई किसी समोसाखोर भूत का काम है। पटलू ने मुस्कुराकर मोटू को इशारा किया कि वो डरे नहीं, क्योंकि हर साए के पीछे एक हकीकत छिपी होती है। उसने एक रस्सी और कुछ जाल इकट्ठे किए ताकि उस पर असरार साए को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया जा सके। पटलू ने केलों के एक बड़े ढेर के ऊपर एक मजबूत जाल लगाया ताकि वो उस चोर को रंगे हाथों पकड़ सके। मोटू को भूख लग रही थी, मगर पटलू ने उसे सख्ती से मना किया कि वो इस चारे को बिल्कुल हाथ न लगाए। वो दोनों एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपकर उस काले साए के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था और जंगल के परिंदों ने भी खौफ के मारे अपनी आवाज़ें बंद कर ली थीं। मोटू की आंखें नींद से बोझल हो रही थीं, मगर सस्पेंस ने उसे पूरी तरह बेदार रखा हुआ था। अचानक वही देव हैकल साया दरख्तों के दरमियान से निकलकर केलों के ढेर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। साए के कदमों की धमक से जमीन लरज रही थी और मोटू का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। मोटू को जोर की छींक आने लगी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथों से दबाने की कोशिश की। वो साया जैसे ही जाल के बिल्कुल नीचे पहुंचा, पटलू ने रस्सी को मजबूती से थाम लिया ताकि उसे जकड़ ले। सस्पेंस अपने उरूज पर था क्योंकि वो हयोला अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा अपना हाथ फैला रहा था।
पटलू ने जैसे ही रस्सी छोड़ी जाल नीचे गिरा, मगर वो फुर्तीला साया एकदम एक तरफ को उछलकर बच निकला। मोटू ने अपना शाही लिबादा संभाला और गुस्से में उस साये के पीछे भागना शुरू कर दिया ताकि उसे पकड़ सके। भागते हुए मोटू का पाँव अपने ही लंबे कपड़ों में फंस गया और वो एक गेंद की तरह लुढ़कने लगा। वो काला साया जंगल की गहराइयों में गायब हो गया और पटलू उसे दूर तक जाते हुए देखता रह गया। हॉरर अब कॉमेडी में बदल चुका था क्योंकि मोटू एक गड्ढे में औंधे मुंह गिरा हुआ था। उस साये का पीछा करते हुए वो दोनों एक ऐसी गार के सामने पहुंचे जिसका दहाना किसी अजदहे के मुंह जैसा था। गार के अंदर से अजीबो-गरीब सिसकियां और चबानी की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं जो बहुत डरावनी थीं। पटलू ने एक मशाल जलाई और बहादुरी से गार के तारीक रस्तों की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू किए। मोटू ने पटलू का कुर्ता पीछे से इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि पटलू का गला घुटने लगा था। गार की दीवारों पर बने हुए नक्शो निगार रोशनी में नाचते हुए महसूस हो रहे थे जो बहुत ही अजीब थे। गार के सबसे आखिरी हिस्से में जैसे ही वो पहुंचे, एक बहुत ही जोरदार और होलनाक दहाड़ बुलंद हुई। इस आवाज़ के दबाव से गार की छत से मिट्टी गिरने लगी और मोटू का पथरीला ताज सर से गिरकर दूर जा पड़ा था। मोटू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर दी जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। पटलू ने मशाल की रोशनी एक कोने की तरफ की जहाँ वो देव हैकल साया दीवार पर साकिन खड़ा था। सस्पेंस अब खत्म होने वाला था क्योंकि वो साया अब उनके बिल्कुल सामने बेनकाब होने वाला था। मोटू भागने के लिए मुड़ा मगर उसका पैर वहां पड़े केले के छिलके पर आया और वो हवा में उड़ने लगा। मोटू एक रॉकेट की तरह उड़ा और सीधा उस देव हैकल काले साये के बिल्कुल बीचों बीच जाकर टकराया। एक जोरदार आवाज़ के साथ वो साया जमीन पर गिरा और उसके अंदर से लकड़ियां और कपड़े बिखरने लगे। पटलू ने जल्दी से मशाल करीब की तो देखा कि वहाँ कोई असली भूत नहीं बल्कि कुछ और ही छुपा हुआ है। मोटू जो पहले डर रहा था अब उस ढेर के ऊपर फातिहाना अंदाज में बैठा हुआ अपनी सांसें बहाल कर रहा था। इस काले लिबादे और लंबी बांस की लकड़ियों के नीचे से वही शरारती बंदर निकला जो शुरू में रो रहा था। उसने लंबे बांसों पर चढ़कर और काली चादर ओढ़कर खुद को एक देव हैकल भूत बना रखा था। ये सब देखकर मोटू और पटलू हैरान रह गए कि एक छोटे से बंदर ने पूरे जंगल को कैसे बेवकूफ़ बनाया। बंदर ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया क्योंकि उसकी सारी चोरी और डराने का खेल अब पकड़ा जा चुका था। पटलू ने समझा कि ये बंदर सिर्फ ज़्यादा खाना हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा था ताकि सब डरकर भाग जाएं। बंदर ने गार के एक कोने की तरफ इशारा किया जहां फलों और सब्जियों का एक बहुत बड़ा ढेर छुपा हुआ था। उसने बताया कि उसे डर था कि दूसरे जानवर उसे खाना नहीं देंगे, इसलिए उसने भूत बनकर सबको डराया। मोटू को गुस्सा तो आया मगर जब उसने बंदर की मासूमियत देखी तो उसका दिल एक बार फिर नरम हो गया। पटलू ने समझाया कि डराकर या चोरी करके हासिल किया गया खाना कभी बरकत नहीं देता। जानवरों के राजा यानी मोटू ने फैसला किया कि अब से ये खाना सब में बराबर तकसीम किया जाएगा। मोटू ने हुक्म दिया कि सारा खाना गार से बाहर निकाला जाए और तमाम भूखे जानवरों को एक बड़ी दावत दी जाए। जंगल के सारे जानवर खुशी खुशी जमा हो गए और मिलजुल कर खाना खाने लगे जैसे कोई बड़ा त्यौहार हो। वही शरारती बंदर अब सबको खाना पेश कर रहा था और सबसे माफ़ी मांग रहा था, जिससे माहौल खुशगवार हो गया। मोटू खुद भी तख्त पर बैठकर मज़े से फल खा रहा था और पटलू उसकी बहादुरी पर मुस्कुरा रहा था। अब जंगल से खौफ का बादल हमेशा के लिए छट गया था और हर तरफ रौनक ही रौनक थी। दावत खत्म होने के बाद मोटू ने अपना भारी पथरीला ताज सर से उतारा और उसे दोबारा तख्त पर रख दिया। उसने जानवरों से कहा कि वो अब फखरी नगर वापस जा रहा है और अब उन्हें किसी राजा की ज़रूरत नहीं है। तमाम जानवर उदास हो गए मगर उन्होंने मोटू और पटलू की दोस्ती और मदद को हमेशा याद रखने का वादा किया। गोरिल्ला ने मोटू को अलविदाई गले लगाया और उसे जंगल का सबसे एजाजी मुहाफिज करार दे दिया। पटलू ने अपना बैग उठाया और मोटू को घर वापसी का रास्ता दिखाया जो अब बिल्कुल साफ और रोशन था। जंगल से बाहर निकलते हुए पटलू ने मोटू को एक बहुत ही कीमती और ज़िंदगी भर याद रखने वाला सबक सिखाया। उसने कहा कि हमें कभी भी नामालूम चीज़ों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनकी हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए। मोटू ने इत्तेफाक किया और कहा कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने और सच्चाई का साथ देने में ही छपी होती है। उनकी ये मुहिम जोई डरावनी तो थी मगर उसने उन्हें दोस्ती और हमदर्दी का एक नया मतलब समझा दिया था। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरों पर एक फातिहाना चमक बिखेर रही थीं जो बहुत पुरसुकून लग रही थीं। जैसे कि वो फखरी नगर पहुंचे, मोटू ने सबसे पहले चाय वाले की दुकान पर जाकर ताज़ा और गर्मा गर्म समोसों का ऑर्डर दिया। वो दोनों अपनी इस सनसनीखेज और मज़ाहिया कहानी को याद करके हंस रहे थे जो अभी अभी जंगल में गुजरी थी। दूर एक दरख्त पर वही शरारती बंदर छुपा हुआ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे वो उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो। फखरी नगर के ये दो हीरो अब एक नई मुहिम जोई के लिए बिल्कुल तैयार थे मगर फिलहाल समोसे अहम थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल और हिम्मत से हर मुश्किल और हर डर को जीता जा सकता है।